तो दोस्तों बजाज स्टाइल आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है एंड अब यानी कल हमें इसका फ्राइडे को लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में जिन लोगों को भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि उन्हें इस आईपीओ को लेकर लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि उन्हें इस आईपीओ से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज स्टाइल आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में कि अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है तो आपको इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि आपको इस आईपीओ से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस आईपीओ के लिस्टिंग डे पे क्या करनी चाहिए उसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक बार हम इस कंपनी के काम के बारे में रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है तो इस कंपनी के काम एंड इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानना आपका एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो अगर बात यहाँ पे हम इस कंपनी का करें तो दोस्तों ये कंपनी साल 2013 में एज ए फैशन रिटेलर के तौर पे इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी दोस्तों इस कंपनी के बारे में तो ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी इस आईपीओ से कहीं ना कहीं परिचित होंगे। क्योंकि जैसे V2 और भी बाजार एक मॉल है, सेम उसी की तरह बजाज स्टाइल भी एक मॉल है जिसमें कपड़ा से लेके घर के सारा जरूरत का सामान एक ही जगह पे अवेलेबल होता है। सो आई होप दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बट अगर आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानना है तो उसके लिए इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप इसके रिव्यू वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि ग्रे मार्केट में अभी इसका क्या डिमांड चल रहा है। लेकिन उससे पहले अगर एक बार हम इसके प्राइसमेंट पर नजर डालें तो दोस्तों इसका प्राइसमेंट 370 रुपए से लेकर 389 रुपए पर शेयर रखा गया था। तो अगर इस हिसाब से हम इसके ग्रे मार्केट में डिमांड देखें तो अभी इसके ग्रे मार्केट में 15 से 20% के आसपास डिमांड चल रहा है। यानी अगर 20% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 77 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है और 30 शेयर का लॉट है। उस हिसाब से मैक्स टू मैक्स हमें 3000 रुपए तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों कल तक इसके जीएमपी में अगर 15 से 20% का डिमांड बना रहता है तो लगभग 3000 रुपए तक प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। तो इस जीएमपी के अनुसार अगर हम इसका अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकालने की कोशिश करें तो दोस्तों इसका लिस्टिंग हमें कहीं 450 रुपए से लेकर 460 रुपए के बीच में देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों ये जो लिस्टिंग प्राइस है वो एक टेंटेटिव प्राइस है जो प्योरली इसके जीएमपी पे बेस्ड है। बट मैं यहाँ आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि हमें किसी भी आईपीओ में उसके जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। एंड इसका रिसेंट एग्जांपल हम परसों के लिस्टेड इको मोबिलिटी आईपीओ में देख सकते हैं, जहां पे उसके जीएमपी में 40% का डिमांड था, वहीं इसका लिस्टिंग हमें 17% के आसपास देखने को मिला था। तो हो सकता है कि अभी तो इसका जीएमपी 20% के आसपास है, बट अगर इसका लिस्टिंग हमें 30% पे या अगर 10% पे भी देखने को मिलता है तो हमें उस सिचुएशंस के लिए भी रेडी रहना चाहिए। तो फिर चलिए फाइनली बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैसा परफॉर्म कर सकती है ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। यानी क्या जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म या फ्रेश एंट्री के लिए सबसे पहले हम इस कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ एंड कुछ रिस्क के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर एक बार हम इस कंपनी के इसके पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करें और ये देखने की कोशिश करें कि अपने पीयर ग्रुप के मुकाबले ये कंपनी कहाँ है, तो दोस्तों मार्केट में फिलहाल इसी की जैसी 5 और कंपनियां हैं, जिसमें से 2 कंपनी तो शेयर मार्केट में लिस्टेड है बट 3 कंपनी अभी भी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है। तो अगर हम बजाज स्टाइल को इन सभी कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी अपने पीयर ग्रुप के मुकाबले कहाँ है, तो दोस्तों ये कंपनी साल 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी ये कंपनी अपने पीयर ग्रुप के मुकाबले मार्केट में नहीं है। बट मार्केट में तो ये कंपनी नहीं है, लेकिन इसी 11 साल में ये कंपनी जबरदस्त एक्सपेंड की है अपने आप को। एंड अभी तक इस कंपनी का 146 शहर में 162 स्टोर है, जो इसके पीयर ग्रुप के मुकाबले कहीं ज्यादा है। वहीं रेवेन्यू एंड एबिटा मार्जिन के मामले में भी ये कंपनी अपने पीयर ग्रुप से कहीं अच्छा है। यानी ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी अभी अपने पीयर ग्रुप के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी है। बट अगर अब हम इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो दोस्तों ये कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिसके ऊपर इस आईपीओ के बाद 0 डेट हो जाएगा। यानी दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू एंड कंपनी के प्रॉफिट में तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिला है। बट इस आईपीओ के पहले कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट था, लेकिन इस आईपीओ के बाद ये कंपनी अपने डेट को चुका देगी, जिसके बाद इस कंपनी के ऊपर ना के बराबर लोन रह जाएगा।
वहीं इस कंपनी का मार्केट में काफी अच्छा खासा ब्रांड रिकॉग्निशन भी है, जिसके कारण ये कंपनी अपने स्टोर्स को 146 शहर में मैनेज करती है, जो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है कि इस 10 सालों में ये अपने आप को काफी ज्यादा एक्सपेंड की है। वहीं ये कंपनी अपने स्टोर्स में आपके हर तरह के जरूरतों को पूरा करती है, यानी ये कंपनी कपड़ा से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले हर तरह की चीज को एक ही रूफ के अंडर प्रोवाइड करती है, जिससे कस्टमर्स को एक ही सुविधा एक ही रूफ के अंडर मिल जाता है। वहीं दोस्तों अब अगर इसके रिस्क के बारे में बात किया जाए तो इस कंपनी का रेवेन्यू ज्यादातर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, इन्हीं सब इलाकों में ये कंपनी बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड है। एंड केवल ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कंपनी का 87% के आसपास रेवेन्यू आता है, यानी इन सब इलाकों में कंपनी हेविली डिपेंडेंट है। वहीं इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिसमें कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है, यानी मार्केट में इसी की जैसी बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां हैं जो अपना पकड़ मार्केट में पहले से बना चुकी है, जैसे वी मार्ट हो गया, V2 हो गया, कोलकाता बाजार हो गया, सिटी कैट हो गया। वहीं इस कंपनी का एट्रिशन रेट जो है वो 37% के आसपास है, यानी इस कंपनी से इसका एम्प्लॉय बहुत जल्दी रिजाइन करते हैं, इसीलिए इसका एट्रिशन रेट 37% के आसपास है। यानी आप ऐसे समझे तो अगर इस कंपनी के पास 100 एम्प्लॉय है तो FY24 में इसमें से 37 एम्प्लॉय रिजाइन कर चुका है, जो इस कंपनी के लिए काफी निगेटिव बात है। वहीं इस कंपनी के पास अभी तक फिलहाल 162 स्टोर है, जिसमें से 6 स्टोर ही ऐसे है जिसको कंपनी ऑन करती है, बाकी बाद 156 स्टोर जो है वो कंपनी लीज पे लेके रखी है, जिससे कंपनी को हमेशा रेंट एंड एग्रीमेंट का प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। बट दोस्तों अगर ओवरऑल इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए बात करें कि ओवरऑल ये कंपनी कैसी है, तो दोस्तों ओवरऑल ये कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है। तो अगर इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बात करें कि क्या हमें इसमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, तो दोस्तों अगर इसका लिस्टिंग जो है 10-15% के आसपास होता है तब आप इसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। बट अगर इसका लिस्टिंग हमें 30% के ऊपर देखने को मिलता है तब आप इस IPO में फ्रेश एंट्री को अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर 10-15% के आसपास होता है तो आप इसमें फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। वहीं अब अगर बात कर लेते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो क्या करे, क्या उन्हें इस IPO को होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके अपना लिस्टिंग गेन बुक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस IPO में केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किए थे कि इस IPO में तो केवल आपको लिस्टिंग गेन से मतलब है, तो आपको जितना भी इस IPO से लिस्टिंग गेन्स मिल रहा है उतना लिस्टिंग गेन्स लेके आप खुशी खुशी इस IPO से निकल सकते हैं। बट अगर दोस्तों आपने इस कंपनी का पीयर ग्रुप, इसका स्ट्रेंथ एंड इसके रिस्क को अच्छे से एनालाइज किया एंड ये डिसीजन लिया कि इस IPO में तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए, तो जी हाँ दोस्तों आप इस IPO में बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिलहाल इसी की जैसे सिमिलर 2 कंपनी मार्केट में पहले से लिस्टेड है जो V2 एंड V मार्ट है, एंड उन दोनों कंपनी ने पिछले 1-2 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। तो अगर आप भी चाहे तो इस IPO को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं। बट दोस्तों वही मार्केट में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने प्रिंसिपल कैपिटल में बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो उनके पास जितना भी उनको प्रॉफिट मिल रहा है वो चाहे तो उस प्रॉफिट को होल्ड करके छोड़ सकते हैं। यानी आपको 3000 के आसपास प्रॉफिट मिले या 4000 के आसपास प्रॉफिट मिले, आप उतना प्रॉफिट के हिसाब से 5-6 शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं, बाकी शेयर को सेल करके अपना प्रिंसिपल कैपिटल को निकाल सकते हैं। बट दोस्तों याद रहे कि लिस्टिंग डे के दिन आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं बनाना है, क्योंकि अक्सर जल्दीबाजी में लिया हुआ डिसीजन गलत साबित होता है। तो आपके पास 9:45 से लेकर 10 बजे तक का अच्छा खासा 15 मिनट का समय मिलेगा। उस 15 मिनट में आपको इस IPO का ओपनिंग प्राइस देखना है, प्री IPO सेशन में इस IPO का डिमांड देखना है, एंड उसके बाद ही आपको इस IPO में कोई भी डिसीजन लेनी है। बट दोस्तों अगर प्री IPO मार्केट का आप मेरा एनालिसिस चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग हर IPO को उसके लिस्टिंग डेट पे उसके प्री IPO मार्केट सेशन में ही अच्छे से एनालाइज करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद ये IPO सीधा ऊपर जा सकता है या इसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको मेरा डिसीजन जानना है तो उसके लिए सिंपली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा स्ट्रेटेजी इस IPO को लेके। आपका क्या स्ट्रेटेजी है और कौन कौन इस IPO को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला है और कौन कौन इस IPO में लिस्टिंग गेन्स बुक करने वाला है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।